हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, मैं निर्मला अपने यूट्यूब चैनल बेसिक बायोलॉजी बाय निर्मला चौधरी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है श्वसन तंत्र रिस्पायरेटरी सिस्टम, जिसमें हम लोग जानेंगे रिस्पायरेशन कैसे होता है, आखिर हम O2 ही क्यों लेते हैं, ठीक है, CO2 क्यों नहीं लेते हैं, ठीक है, और CO2 बाहर आता कैसे है, ठीक है। इसके डायरेक्शन की बात होगी आज के क्लास में, तो इन वीडियो में इंड तक ज़रूर बने रहना, जिससे कि आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाए, जो बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है। ओके, स्पेशली आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रिस्पायरेटरी ऑर्गन और ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ओके, कैसे कैसे हम सांस लेते हैं, कौन कौन से डायरेक्शन है, ये सारा कुछ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो पिछले क्लास में हम बहुत क्लियरली समझा दिए थे फ्रेंड्स कि रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो क्विकली यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर लूँ। पिछले क्लास में हम बहुत अच्छे से समझा दिए। यदि आप वो वीडियो नहीं देखें तो फटाफट से जाके आप वो वीडियो देख लीजिए और अपना डाउट दूर कर लीजिए। ओके, तो ब्रीदिंग ब्रीदिंग मतलब बताए थे कि इनहेल करना और एक्सहेल करना, यानी कि O2 लेना और CO2 छोड़ना, ठीक है। इनहेल और एक्सहेल, ठीक है, सांस लेना और सांस छोड़ना ब्रीदिंग कहलाता है। ओके, एक लाइन में बस याद रखिएगा, समझ लीजिएगा। ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना, सांस छोड़ना, एक्सहेलेशन, इनहेलेशन। लेकिन रिस्पायरेशन इज अ डिफरेंट। रिस्पायरेशन का मतलब होता है कि ब्रोकिंग डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल इन द सेल एंड रिलीज द एनर्जी, दैट इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। आया समझ में। रिस्पायरेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि फूड मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होना सेल के अंदर इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड एनर्जी रिलीज करना रिस्पायरेशन कहलाता है। ओके, तो आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब एक चीज़ और यहाँ पे फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि ह्यूमन का जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन है वो लंग्स होता है। क्या होता है? लंग्स, ठीक है। ह्यूमन का रिस्पायरेटरी ऑर्गन लंग्स होता है। और पिछले क्लास में हम रिस्पायरेटरी ऑर्गन जितने भी ऑर्गेनिज्म है सारा का बताया हुआ है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखें तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। तो ह्यूमन का जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है वो मेनली लंग्स होता है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा लंग्स के बारे में थोड़ा सा जान ले कि लंग्स आखिर होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे कि लंग्स आखिर प्रेजेंट है कहाँ, कहाँ पे पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत क्लियरली समझा दूँ कि लंग्स जो होता है, जो हमारे यहाँ छाती के पास जो यहाँ पे जो रिब्स होता है, रिब्स, ये जो ऐसे ऐसे दिख रहा है फ्रेंड, ऐसे ऐसे ये रिब्स हैं, ठीक है। रिब्स के अंदर हमारा लंग्स प्रेजेंट होता है। समझ पा रहे हैं इस लाइन को? तो देखिए यहाँ पर भी दिखाया गया, फिगर के माध्यम से भी समझ सकते होंगे। ये जो हमारा ऐसे ऐसे जो ऐसे ऐसे करके दिखाया हुआ है वो हमारा रिब्स है। और रिब्स के अंदर जो होता है, रिब्स के अंदर जो होता है हमारा लंग्स होता है फ्रेंड्स। ओके, देखिए यहाँ पे लंग्स। आप जानते होंगे कि लंग्स जो होता है हमारे बॉडी में दो होता है। दो यानी कि दो इन नंबर एंड पेयर इन वन, यानी कि वन पेयर होता है। वन पेयर लंग्स होता है हमारे बॉडी में, और नंबर की यदि बात करें तो वो दो होता है। इस लाइन समझ पा रहे हैं ना? तो हमारे बॉडी में देखिए एक इधर एक इधर, दो हो गया। यदि जोड़ा की बात करें, पेयर की बात करें, तो वो वन पेयर होता है फ्रेंड्स। ये क्लियर है? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो लंग्स के बारे में थोड़ा सा और कुछ जान लेते हैं। देखिए ये जो दिख रहा है ये लंग्स है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे लंग्स, फिर यहाँ से ऐसे। तो एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस किए होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे कलर चेंज करके आपको समझाएं। एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि हमारा जो ये देखिए ये राइट लंग्स है, ठीक है, ये लेफ्ट लंग्स है, ठीक है, ये राइट है और ये लेफ्ट लंग्स है। दो लंग्स होता है, एक लेफ्ट और एक राइट। ओके, ये देखिए राइट लंग्स और ये लेफ्ट लंग्स है। ओके, तो देखिए हमारा जो राइट लंग्स है, ठीक है, जो दाहिना वाला जो हमारा लंग्स है, फेफड़ा जिसे हिंदी में कहा जाता है, तो वो क्या होता है उसमें, तो हमारा जो राइट लंग्स है फ्रेंड्स, राइट लंग्स जो होता है छोटा और मोटा होता है। छोटा और मोटा, अजीब सुन के लग रहा है ना? छोटा और मोटा, ठीक है, छोटा और मोटा होता है फ्रेंड्स। तो हमारा जो राइट लंग्स है वो छोटा होता है और मोटा होता है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रेजेंट है
ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो प्रेजेंट है हमारा ट्रायंगुलर शेप्ड लीवर प्रेजेंट है। और लीवर क्या किया है कि हमारे जो राइट लंग्स है, ये जो हमारा राइट लंग्स है उसको ऊपर धक्का दे दिया है, ऊपर पुश कर दिया है। समझ पा रहे हैं? तो लीवर, यहाँ पे हमारा लीवर प्रेजेंट है, यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप्ड लीवर। लीवर जिसे हिंदी में यकृत कहते हैं, जो सबसे बड़ा जो ग्रंथि है, ठीक है। तो यहाँ पे है लीवर प्रेजेंट, इसलिए लंग्स जो है राइट लंग्स उसको ऊपर की ओर पुश कर दिया है, ठीक है। इसलिए ये छोटा हो गया है और मोटा हो गया है फ्रेंड्स। समझ पा रहे हैं इस लाइन को? लीवर लीवर बहुत सारा काम करता है फ्रेंड्स, चाहे वो रिस्पायरेशन हो, एक्सक्रिएशन हो, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समझ पा रहे हैं ना? तो लीवर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सॉरी, ये क्या हो गया भाई, कोई बात नहीं, आ गया। तो लीवर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो क्या करता है कि हमारा जो राइट लंग्स है, यहाँ पे मिटा के आपको समझाएं, तो राइट लंग्स को क्या किया है कि नीचे से पुश किया है, धक्का दे दिया है, यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। लंग्स यहाँ पे तो ऊपर की ओर धक्का दे दिया, जिसके कारण ये राइट लंग्स हमारा क्या हो गया, छोटा और मोटा हो गया है। और लेफ्ट लंग्स जो होता है वो कैसा है, लंबा और पतला है। समझ पा रही? फिगर के माध्यम से भी आप समझ पा रहे होंगे फ्रेंड, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो हमारा राइट लंग्स छोटा क्यों है और मोटा क्यों? क्योंकि नीचे हमारा लीवर आ गया है, यकृत आ गया, उसको ऊपर की ओर पुश कर दिया है। लीवर ने, लीवर के बारे में पता है? लीवर जो होता है ना फ्रेंड्स, दो जगह पुश करने का काम करता है, धक्का देने का काम करता है। यहाँ पे हमारा लीवर है ट्रायंगुलर शेप्ड। और हाँ, एक बात और कि लीवर जो होता है मल्टीटास्कर होता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक चीज़ में, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये लीवर। लीवर, ओके। तो लीवर क्या किया है कि राइट लंग्स को ऊपर की ओर धक्का दे दिया है। और नीचे जो हमारा किडनी प्रेजेंट होता है, किडनी को भी, हमारा जो राइट किडनी है थोड़ा सा नीचे की ओर झुका हुआ है, धंसा हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि लीवर ही इसे क्या किया, नीचे की ओर पुश किया है। मान लीजिए यहाँ पे हमारा ऐसे करके हमारा, मान लीजिए ऐसे लंग्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लीवर प्रेजेंट है, लीवर, और यहाँ पे हमारा किडनी प्रेजेंट है। तो किडनी को नीचे की ओर पुश कर दिया और लीवर को ऊपर की ओर पुश कर दिया है, ठीक है। तो राइट किडनी और राइट लंग्स जो है थोड़ा छोटा और मोटा है फ्रेंड्स। लंग्स के जस्ट नीचे डायफ्राम होता है। डायफ्राम जो 70 से 80% हेल्प करता है हमारा रेस्पायरेशन में। यहाँ पे हमारा डायफ्राम है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लंग्स, लंग्स, ओके। अब हमारा जो राइट लंग्स है फ्रेंड, ये जो हमारा राइट लंग्स है, राइट लंग्स में जो होता है 3 लोब पाया जाता है। 3 लोब यानी कि 3 लोब प्रेजेंट होता है। समझ पा रहे हैं कैसे? यहाँ पे एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया और एक ये हो गया। अब देखिए हमारा ये राइट लंग्स है, यहाँ पे पेंसिल एक आपको समझा दें, ये हमारा राइट है और ये लेफ्ट है, ठीक है। लोब देखिए 1 2 और 1 3। अब तीनों लोब का नाम देखिए, सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है इसलिए इसे बोलते हैं सुपीरियर, ओके। बीच में है इसलिए इसे बोलते हैं मीडियन, ओके। और नीचे है इसलिए इसको बोलते हैं इन्फीरियर, ठीक है। और यहाँ पे लेफ्ट लंग्स जो है इसमें 2 लोब प्रेजेंट होता है। सबसे ऊपर है इसलिए इसको बोलेंगे सुपेरियर, ओके। और यहाँ पे सबसे नीचे है इसलिए इसको बोलेंगे इन्फीरियर। समझ पाए? इसको मिटा कर नेक्स्ट चीज समझाएं। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो ये जो, अब ये जो आपको लाइन दिख रहा है ना फ्रेंड, ये वाला, इसका भी पार्टिकुलर नेम है। ऐसे ही ये नहीं है, क्योंकि हमारा लंग्स में है ना इसलिए। तो ये जो ऊपर का जो दिख रहा है इसे कहते हैं, सबसे बहुत इजी इसका नाम है हॉरिजेंटल फिशर। हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल टाइप है इसलिए यहाँ पे हाफ ही लिखते हैं, ठीक है। हॉरिजेंटल फिशर कहते हैं। और नीचे जो ये और ये, इसको बोलते हैं ऑब्लिक फिशर, ऑब्लिक फिशर, ओके। ऑब्लिक फिशर, तो 2 फिशर होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक ऑब्लिक फिशर। यहाँ पे सिर्फ ऐसा है ना इसके जैसा, इसलिए यहाँ भी ऑब्लिक फिशर। और राइट लंग्स में हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक दोनों फिशर, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम सांस लिए, ठीक है। कैसे कैसे इसका फ्लो हो रहा है ये ध्यान से समझिएगा। आपको हम पिछले क्लास में समझाया था क्या? यहाँ देखिए ये क्या है, ये क्या हमारा नेजल चैम्बर, ये नेजल कैविटी। ये जो दिख रहा है ना ये वाला पार्ट रेड वाला, वो नेजल कैविटी है। और यहाँ माउथ के पास जो दिख रहा है इसको ओरल कैविटी कहते हैं, ठीक है। नेजल कैविटी, नेजल कैविटी
जब आगे आते हैं तो आता है हमारा फेरिंग्स, ठीक है। उसके बाद आता है लैरिंग्स, उसके बाद आता है ट्रैकिया। तो ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, हम पिछले क्लास में भी आपको बहुत क्लियरली समझाए थे कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, ट्रैकिया है। ट्रैकिया है तो ट्रैकिया के ओपनिंग को क्या कहते हैं? ट्रैकिया के ओपनिंग को कहते हैं ग्लॉटिस। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ग्लॉटिस। ट्रैकिया के ओपनिंग को कहते हैं ग्लॉटिस। और एक बात आपको और याद आ रहा होगा, यही हमारा रहा फूड पाइप, ठीक है, जिसमें हम खाना जाता है, जिसमें इसके ओपनिंग को कहते हैं गलेट। ओके। और इसे ग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस के ऊपर जो है एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, पत्ती से स्ट्रक्चर होता है, जिसे इपीग्लॉटिस कहते हैं। इपीग्लॉटिस का काम क्या होता है कि वो हमारा फूड जो है, वो विंड पाइप में इंटर ना कर जाए, इसलिए उसे इसको रोकता है एपीग्लोटिस। और एपीग्लोटिस के जस्ट नीचे हमारा देखिए यहाँ पे ये लैरिंग्स होता है फ्रेंड्स, ठीक है। लैरिंग्स, उसके बाद ट्रैकिया। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है ये हमारा ऐसे। तो फ्रेंड्स आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर हम O2 ही क्यों लेते हैं, O2 ही क्यों लेते हैं? तो आप जानते होंगे फ्रेंड्स, बहुत एक रूल है कि हमेशा एयर गोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो एयर हमेशा फ्लो करता है हाई टू लो, हाई प्रेशर, हाई से लो की ओर एयर जो है फ्लो करता है। तो जब हम सांस लेते हैं फ्रेंड, तो हमारे जो बाहर जो इन्वायरमेंट का जो एयर है, वहाँ पे चूँकि बहुत ज़्यादा एयर है और हमारे बॉडी के अंदर एयर कम है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हाई से लो की ओर जाएगा, हाई से लो की ओर जाएगा, हाई से लो की ओर जाएगा, ठीक है। तो एयर बहुत सारा है बाहर, ठीक है, तो एयर हमारे बॉडी में चला जाएगा हाई टू लो, क्योंकि ये नियम है कि एयर गोज फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर। ओके। अब जानते हैं कि हम सांस कैसे कैसे लगते हैं, उसका डायरेक्शन क्या है, उसका श्वसन मार्ग कैसे कैसे है। तो यहाँ पे देखिए, ह्यूमन रिस्पायरेशन स्टेप, श्वसन मार्ग। अब श्वसन मार्ग क्या होता है? तो श्वसन मार्ग का डेफिनेशन यही है कि हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन जिस मार्ग से होता हुआ हमारे बॉडी में जाता है, उसे ही श्वसन मार्ग कहते हैं। सिंपल। श्वसन मार्ग क्या है? तो वायु जो है जिस मार्ग का अनुसरण करती है, जिस मार्ग से होते हुए हमारे बॉडी के अंदर जाती है, उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। ओके। अब कैसे कैसे हमारा जो जब हम सांस लेते हैं तो कैसे कैसे हमारे बॉडी के अंदर जाता है, ध्यान से समझिएगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे समझा दूँ कि हम जैसे ही सांस लेते हैं, नाक के द्वारा सांस लेते हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल की संख्या होता है 2, नाक में छेद 2 होता है ना। तो नॉस्ट्रिल से सांस लिए यहाँ से, ठीक है, सांस लिए, उसके बाद जो है पतला कर लेते हैं, हाँ, यहाँ पे सांस लिए, उसके बाद जो ऑक्सीजन है कहाँ चला जाता है, इसको बोलते हैं नेज़ल चैम्बर। इसको क्या बोलते हैं फिर? नेज़ल चैम्बर बोलते हैं, ठीक है, नेज़ल चैम्बर इसको बोलते हैं। जैसे हिंदी में नासा का पार्ट कहते हैं, जो हार्ड वाला जो नाक में जो पार्ट नज़र आता है, छू कर देखने पर आपको पता चलेगा, तो वो क्या है? वो है हमारा नेज़ल चैम्बर। नेज़ल चैम्बर में गया, ठीक है। अब नेज़ल चैम्बर में जाने के बाद जाता है हमारा जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे फेरिंग्स में जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पार्ट जो आपको नज़र आ रही है क्या है? फेरिंग्स है। फेरिंग्स में देखिए, ये जो दिख रहा है ये क्या है? ये ओरल कैविटी है। जब हम खाना खाते हैं तो ओरल कैविटी के द्वारा खाते हैं, उसके उसी में पहले भोजन जाता है, तो उसके बाद हमारा देखिए ओरल कैविटी और नेजल कैविटी दोनों को जोड़ रहा है कौन? फेरिंग्स। तो फेरिंग्स किसे कहते हैं? तो फेरिंग्स में फूड और एयर दोनों जाता है, इसलिए ये कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर है। ओके, समझ में आ पा रहा है? तो अब देखिए, हमारा जो O2 ऑक्सीजन जो लिए हैं वो कहाँ गया? वो गया फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद जाता है लैरिंग्स में। कहाँ जाता है फ्रेंड? फेरिंग्स के बाद हमारा जाता है लैरिंग्स में। ओके, जिसे वॉइस बॉक्स कहते हैं, ठीक है, स्वर कंठ बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो ब्लू कलर के पार्ट दिख रहा है वो क्या है? लैरिंग्स है। और लैरिंग्स में जाने के बाद हमारा जो O2 है वो जाता है ट्रैकिया में।
समझ पा रहे हैं, ट्रैकिया में। अब ट्रैकिया के बाद ट्रैकिया आगे जाकर दो भाग में डिवाइड हो जाता है ऐसे, एक लेफ्ट लंग्स में चला जाता है और एक राइट लंग्स में चला जाता है। समझ पा रहे हैं। तो ट्रैकिया जब डिवाइड करता है और दोनों लंग्स में चला जाता है, तो जब ट्रैकिया जब डिवाइड करता है तो उसको बोलते हैं ब्रोनकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोनकाई। ब्रोनकाई। ट्रैकिया के बाद कहाँ गया हमारा? ब्रोनकाई में गया। ब्रोनकाई में जाने के बाद ब्रोनकाई जो है आगे जाकर और फर्दर डिवाइड करता है ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसे कहते हैं ब्रोनक्यूलस। ब्रोनक्यूल्स बोलते हैं। ओके। अब ब्रोनक्यूलस के बाद हमारा जो ऑक्सीजन है वो जाता है एल्बियोलाई में। जो ब्रोनक्यूलस है उसके ऊपर गुच्छा के समान ऐसे आकृति, अभी हम देखेंगे उसको, तो वहाँ जाता है और वहाँ जाने के बाद वो ब्लड में जाता है, फिर हमारा सेल में जाता है और सेल में जाने के बाद जो है, सेल में जाने के बाद वहाँ से CO2 ले लेता है और बदले में ऑक्सीजन पूरे बॉडी को बांट देता है और फिर CO2 जो है बाहर आ जाता है। ठीक। अब आपको क्लियर से इसको समझाते हैं। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये हमारा ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया। ट्रैकिया जो होता है सी सेपेट कार्टिलिजीनियस होता है, ऐसे 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 है ट्रैकिया हमारा, ऐसे। ठीक है। तो ट्रैकिया में जो होता है सी सेपेट ऐसे ऐसे ऐसे, इस टाइप से रिंग बनाता है सी सेपेट। कौन सा सेपेट? सी सेपेट। सी के जैसा रिंग बनता है ट्रैकिया में। ठीक है। ये रिंग क्यों बनता है? तो वो इसलिए बनता है क्योंकि हमारा ट्रैकिया के बाद यहाँ पे हमारा आता है फूड पाइप, और फूड पाइप में होता है पेरिस्टालसिस। ये हम डाइजेशन में पढ़ चुके हैं। पेरिस्टालसिस होता है जिसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक्सपेंड होते हैं, यानी कि फैलते हैं और सिकुड़ते हैं। तो चूँकि इसके जस्ट पीछे हमारा फूड पाइप है, ठीक है, ऑइसोफेगस है, तो इसमें होता है पेरिस्टालसिस, और पेरिस्टालसिस जब होता है तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक्सपेंड होते हैं। तो जब एक्सपेंड होते हैं ताकि इसको फैलने के लिए अच्छे से जगह मिल जाए, ये सी सेपेट कार्टिलिजीनियस है तो इसको ये जगह प्रोवाइड करता है, स्पेस देता है यहाँ पे एक्सपेंसन और कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए। इसको अच्छे से जगह फैलकर मिल जाता है, फैल से जगह यहाँ पे मिल जाता है, इसलिए सी सेपेट कार्टिलिजीनियस होता है हमारा ट्रैकिया। ओके। अब इस चीज़ को आपको समझाते हैं। देखिए, ये रहा सी सेपेट कार्टिलिजीनियस होता है, आपको ये समझ में आया। ये रहा हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया आगे जाकर जो है फर्दर दो भाग में डिवाइड होता है। ये हमारा चल जाता है, ये चल जाता है राइट लंग्स और फिर जाता है लेफ्ट लंग्स में, एक चला जाता है। देखिए, एक चला गया हमारा राइट लंग्स में, एक हमारा चला गया लेफ्ट लंग्स में। ठीक है, यहाँ भी समझ पा रहे। देखिए, यहाँ पे ये है ट्रैकिया। ठीक है, ये ऐसे। अब एक एक चला गया है राइट लंग्स में और दूसरा चला गया है लेफ्ट लंग्स में। अब ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया जब आगे डिवाइड किया तो इसे कहते हैं, जब डिवाइड कर दिया तो इसका नाम है इसका ब्रोनकाई। ब्रोनकाई। ठीक है, ब्रोनकाई। और ये भी ब्रोनकाई आगे जाकर डिवाइड होता है ऐसे, ये ब्रोनकाई है, इसमें भी आगे जाकर ऐसे 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 डिवाइड होता है, जिसे ब्रोनक्यूलस कहते हैं। समझ पा रहे हैं? ब्रोनक्यूलस कहते हैं। और ब्रोनक्यूलस जो है आगे जाकर, या इस फिगर के माध्यम, देखिए ये रहा हमारा ट्रैकिया, ऐसे ऐसे आया, दो में डिवाइड किया। समझ पा रहे हैं? अब देखिए, ट्रैकिया भी आगे जाकर डिवाइड किया ऐसे ऐसे, तो इसे ब्रोनकाई बोलेंगे। अब ब्रोनकाई भी आगे जाकर डिवाइड होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ऐसे ऐसे आया, और ये भी आगे जाकर, ये हमारा है, ये आगे जाकर फिर ऐसे डिवाइड किया। ठीक है, और डिवाइड किया, जिसे ब्रोनक्यूलस कहते हैं। ब्रोनक्यूलस आगे जाकर ऐसे ऐसे गुच्छा के समान ढेर सारा आकृति हो जाता है, जिसे एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई, ये जो गुच्छा के समान, जो अंगूर के गुच्छा टाइप जो ऐसे ऐसे दिख रहा है फ्रेंड्स, ये क्या? ये एल्वियोलाई है। समझ पाए? तो इस टाइप से गुच्छा के जैसा आकृति बनाता है आगे जाकर ब्रोनक्यूलस। ये ब्रोनक्यूलस है ना, इसके ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट लास्ट पार्ट में देख पा रहे हैं, फूल के जैसा, फ्लावर सेपेट एक गुच्छा के जैसा आकृति बना रहा है इस टाइप से, जिसे एल्बियोलाई कहते हैं। अब एल्बियोलाई क्या है जानते हैं? एल्बियोलाई, व्हाट इज एल्बियोलाई? तो एल्बियोलाई जो होता है फ्रेंड्स, वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है लंग्स का, क्योंकि हमारा जो लंग्स है ये, इसमें कोई मसल्स नहीं होता है, इसमें जो है ढेर सारा एल्बियोलाई प्रेजेंट है। यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस फिगर के माध्यम से समझने का कोशिश कीजिएगा। इसमें ढेर सारा एल्बियोलाई पाया जाता है, जस्ट लाइक ऐसा।
ओके। तो बहुत सारा एल्वियोलाई पाया जाता है हमारे लंग्स में। और आप जानते होंगे या फिर नहीं जानते हैं तो ये चीज़ जान लीजिए कि हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स में जो होता है 150 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है इन ईच लंग्स। यानी कि एक लंग्स में 150 मिलियन लंग्स ये एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है, फूल की जैसा आकृति। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि एल्वियोलाई जो है यूनिट ऑफ लंग्स है, यूनिट ऑफ लंग्स है। एल्वियोलाई क्या करता है कि सरफेस एरिया को जो है इंक्रीज करता है गैसियस एक्सचेंज के लिए। इसका जो वॉल होता है बहुत ही पतला होता है ना। तो एल्वियोलाई जो होता है यहाँ पे देखिए, इंड पॉइंट ऑफ रिस्पायरेटरी से सबसे इंड पॉइंट है ना। सबसे पहले हमारा क्या था, सबसे पहले हमारा था नॉस्ट्रिल, फिर हमारा नेसल चैम्बर, फिर हमारा फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद हमारा था ब्रोनकाई, ब्रोनक्यूलस, फिर हमारा ब्रोनक्यूलस के बाद हमारा जो था वो एल्वियोलाई था। ठीक है, एल्वियोलाई सबसे लास्ट रिस्पायरेटरी सिस्टम का। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड स्ट्रीम, यहीं से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है एल्वियोलाई से ही। तो आपको ये फ्लो समझ में आ रहा है? यदि नहीं आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। सबसे पहले हमारा ऑक्सीजन गया नॉस्ट्रिल में, उसके बाद नॉस्ट्रिल के बाद गया हमारा नेज़ल चैम्बर, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, ट्रैकिया, ट्रैकिया आगे जाकर 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होता है, जिसे क्या कहते हैं ब्रोनकाई बोलते हैं। ब्रोनकाइल भी फर्दर डिवाइड होता है जिसे ब्रोनक्यूल्स बोलते हैं। अब ब्रोनक्यूलिस के ऊपर ऐसे फ्लावर शेपेड स्ट्रक्चर होता है, गुच्छा के जैसा आकृति होता है जिसे एल्वियोलाई कहते हैं। ओके। और एल्वियोलाई के बाद हमारा जो ऑक्सीजन है, चूँकि एल्वियोलाई में ब्लड प्रेजेंट होता है, तो ब्लड है तो उसमें हीमोग्लोबिन होगा, और हीमोग्लोबिन ही गैस का ट्रांसपोर्टेशन करता है। समझ पा रहे हैं? हीमोग्लोबिन ही जो है जो गैसों का ट्रांसपोर्टेशन करता है, यहाँ से वहाँ पहुँचाता है। समझ पा रहे हैं? तो ब्लड है तो ब्लड में क्या होगा, इसमें होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को उठाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया सेल में जा के पहुंचाएगा, हर एक सेल में बांट देगा ऑक्सीजन। और बदले में माइटोकॉन्ड्रिया से सेल से CO2 ले लेगा, बदले में CO2 ले लेगा और ला करके फिर कहाँ आएगा वो, फिर वो आएगा एल्वियोलाई में, फिर ब्रोनक्यूलस, फिर ब्रोनकाई में आएगा, और फिर ट्रैकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स, नेजल चैम्बर, नॉस्ट्रिल द्वारा अंततः CO2 बाहर छोड़ देगा। समझ पा रहे हैं इससे? तो ये है हमारा ह्यूमन रिस्पायरेशन का स्टेप। तो सबसे ज़्यादा रोल प्ले इम्पोर्टेंट करता है हमारा हीमोग्लोबिन, क्योंकि नॉस्ट्रिल से आया, उसके बाद नेज़ल चैम्बर में गया, यहाँ पे नेज़ल चैम्बर के बाद हमारा गया फेरिंग्स में, फिगर के माध्यम से समझिएगा, फिर लैरिंग्स में गया, फिर ट्रैकिया में गया। ट्रैकिया आगे जाकर फर्दर डिवाइड होता है लेफ्ट में, राइट में। जब ट्रैकिया आगे जाकर डिवाइड होता है जिसे ब्रोनकाई कहते हैं, ब्रोनकाई भी आगे जाकर डिवाइड होता है जिसे ब्रोनक्यूल्स कहते हैं। ब्रोनक्यूल्स के ऊपर गुच्छा के समान आकृति होता है जिसे एल्वियोलाई कहते हैं। और एल्वियोलाई में होता है ब्लड प्रेजेंट, ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को क्या करता है कि ले लेता है, उठा लेता है और हमारे पूरे सेल में बांट देता है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में हर जगह बांट देता है, तुम लो तुम लो तुम लो, हर जगह बंटवारा कर देता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रेंड्स। और फिर बदले में वहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया से यानी कि सेल से CO2 ले लेता है और फिर CO2 ला करके फिर वो बाहर छोड़ देता है। इस तरह हमारा श्वसन मार्ग कंप्लीट होता है, रिस्पायरेशन स्टेप। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। इसका बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स, इसके वजह से आज हम यहीं पे एंड करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आए तो कोई बहुत अच्छी बात है, कमेंट करना, और नहीं आए तब पर भी कमेंट करना, बताना कहाँ नहीं आया समझ में। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बहुत क्लियरली समझाने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, इसके आगे का करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, रिस्पायरेशन अभी बाकी है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।